जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो पॉलिटी वाली छठी क्लास की सीरीज चल रही थी अपनी, मतलब छठी क्लास की एनसीईआरटी की बुक कर रहे थे हम। उसका ये चैप्टर नंबर 8 है और पार्ट भी 8 ही है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। बिल्कुल, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, किन के लिए, जो दूसरी जगह से आए हैं। ठीक है, इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम ही ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है। ठीक है, इस वाले पाठ का नाम। तो चलो शुरू करते हैं। ये कह रही है, ऊपर दी हुई तस्वीरों में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन करो। क्या कह रहे हैं जी ऊपर? अच्छा, ये तो नाव में बैठ के जा रहे हैं और कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से गोल सा, और ये मुझे लग रहा है जो वो करतब दिखाने वाले होते हैं वो हैं, और ये बेचारा ये कुछ बेच रहा है, सब्जी का ठेला टाइप का लग रहा है। तो इस तरह क्या, चलो खैर पढ़ते हैं आगे। कलपट्टू गांव, कलपट्टू तमिलनाडु के अंदर है ये गांव। कलपट्टू में, मतलब कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। ठीक है, समुद्र तट के पास है, तमिलनाडु के अंदर है ये गांव कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। मतलब बहुत सारे काम हो गए, जो टोकरी जो हथकरघा टाइप के हो गए, हाथों से बनाने वाली चीज़ें, बर्तन हो गया, घड़े हो गया। ठीक है, तो कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। ठीक, वहाँ पे मतलब कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ व्यापारी भी हुए, और वहाँ की जो मुख्य गली है उसमें इधर उधर जो है, इधर दोनों वहीं दुकानें हो गई। ठीक है, तो यूँ गली जो है एक बाजार की तरह से महसूस होएगी। ठीक, आगे देखो, उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय की, सब्जी, कपड़े की दुकान, तथा दो दुकानें बीज और खाद की भी दिखेंगी। अच्छा, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है, चाय की दुकान है जहाँ पर टिफ़िन भी मिले करे। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में वड़ा पाव या बोंडा या मैसूर पाक मिलता है। ठीक है, अब देखो आप, वड़ा पाव हो गया, ये महाराष्ट्र में जो वड़ा पाव खाए करें, महाराष्ट्र की फेमस डिश है बहुत। ठीक है, तमिलनाडु, क्योंकि इधर महाराष्ट्र से आगे कोई तमिलनाडु पड़ जाए तो वहाँ पे वड़ा मिल गया, बोंडा, मैसूर पाक। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। जो वहाँ पे चाय की दुकान थी, ये वाली 2 दुकानें भी, जो 4 दुकानें चाय की हैं और वहाँ टिफ़िन भी मिले, उन चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाना का काम होता है। जो लोहे की चीज़ें बनाए, भैया लोहार है तो लोहे की चीज़ें बनाएगा, तो उसके घर में ही होएगा। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, उसके बगल में, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जो अलग अलग तरह के, मतलब ये बताना चाह रहा है ये वाला पार्ट। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। तो ये वही बताना चाह रहा है कि लोग आजीविका के लिए क्या क्या साधन अपनाते हैं। कोई इस तरीके से हाथ का काम करने वाली चीज़ें करता है, हथकरघा वाली। कोई कुछ और अपना धंधा चलाता है, जैसे नाई हो गया, शिक्षक हो गया, धोबी हो गए, बुनकर हो गए, साइकिल ठीक करने वाले हो गए, इस तरह की सेवाएं देकर। ठीक है, कोई जो है इडली डोसा बना वगैरह, कोई चाय बनाता है, कोई टिफ़िन देता है, कोई साइकिल किराए पर देता है, कोई मरम्मत का काम करता है। तो इस तरीके से अलग अलग, कोई लोहार है, कोई कपड़े धोने का काम करता है। तो इसी तरीके से सभी लोग अपनी अपनी आजीविकाएं
चला रहे हैं, बहुत ही आम है, ज़िंदगी है, ठीक है, नॉर्मल सी, और सब खुशी खुशी रह रहे हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। जो वहाँ की सिंचित भूमि है वहाँ पर धान की खेती होगी मुख्यतः, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादातर परिवार क्या करेंगे भाई, वो खेती के जरिए अपनी जो है आजीविका चलाएंगे। आगे देखो, यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, मतलब आम के भी बाग हैं और नारियल के भी काफ़ी सारे बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ तमिलनाडु के अंदर कलपट्टू जो गांव है, इस कलपट्टू में, और वहाँ जी के क्वेश्चन की भाई निम्नलिखित में से किसकी खेती वहाँ नहीं होती, ऐसा करके आ जाए, तमिलनाडु राज्य के लिए आ जाए, ठीक है। तो यहाँ आम और नारियल के काफ़ी सारे बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी वहाँ उगाया जाता है। धान की खेती मुख्यतः होती है सिंचित ज़मीन पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने योग्य चीज़ है, ध्यान रखने योग्य चीज़ है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, ठीक। ये देखो, ये धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। ये इसमें धान के एक एक जो पौधे को इस तरीके से लगाते हैं, एक एक पौधे को, आप समझ रहे हैं। चलो आ जाओ, तुलसी। तुलसी कौन है भैया, एक तुलसी इन्होंने एक कैरेक्टर ले लिया, एक चरित्र ले लिया, उसके मतलब इस चैप्टर को समझाने के लिए कोई एक कैरेक्टर है तुलसी, ठीक। हम सब यहाँ राम लिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं, तुलसी से पूछा होगा, ठीक है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं, 20 एकड़, और बहुत मालदार हो। तो शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है, ठीक है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, यह उन मौक़ों में से एक है, ठीक। तो एक बेचारी ये बच्ची थी, तुलसी, बच्ची कह लो या लड़की या महिला, ठीक है। तो वो तुलसी जो थी वो काम करेगा मजदूरी का, और मजदूरी का काम किसके यहाँ करती है, कोई एक किसान है जिसके पास 20 एकड़ की ज़मीन है। उसके 20 एकड़ की ज़मीन में धान की खेती हो रही है। अब वो जो तुलसी है वो शादी हो गई उसकी, शादी से पहले वो अपने गाँव में भी इसी तरह का धान की खेती का काम करे, शादी के बाद में अब वही काम कर रही है किसी के यहाँ मजदूरी, ठीक। तो रामलिंगन नाम से था वो व्यक्ति जिसके खेत हैं, और उसकी पत्नी जो है करुथम्मा इस काम की निगरानी रखती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि धान की खेती चली, अब जो है उसमें मतलब मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने समय तक 20 एकड़ तो बहुत होता है यार, जितने समय तक उसमें काम चलेगा उतने समय तक इन बेचारों को मजदूरी मिलती रहेगी, ठीक। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा, ठीक है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोकर रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है, ठीक। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवा छिड़कता है, ठीक है। तो ये तुलसी नाम की कोई महिला थी, उनकी कहानी है कि वो खुद मजदूरी करती हैं, उनके पति रमन वो भी मजदूरी करते हैं। तुलसी नाम की जो महिला हैं वो चावलों धान की खेती में मजदूरी करती हैं, और जो उनके पति है रमन वो जो है मजदूर हैं एक, ठीक है। वो जो दवाइयों मतलब कीड़े की दवाइयाँ जो फेंक रहे हैं वो छिड़कने का काम करेगा खेतों में। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है, ठीक। चलो, ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। तो वो जो पत्थर या बालू उनका काम उसे मिला, तो वो क्या काम करेंगे, पत्थर बालू पास के शहरों में जो है ट्रक से चले जाएंगे, मकान वकान बनेगा तो जो है बिकने के लिए। खेत में काम करने के अलावा घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना भी बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई भी करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी मैं ही लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है, ठीक है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए।
ये चित्र दे रखा है, देखो इस महीने में नवंबर और दिसंबर के आसपास कटाई चल रही है, और इनमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक कुछ नहीं है। फिर मई जून और कुछ जुलाई में बीड़ा बनाने का काम हो गया। फिर जुलाई और अगस्त में रोपाई हो गई। फिर जो है सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में ये निराई हो गई। तो ये वाला महीने तो कुछ काम मिला ही नहीं, तो खाली रहा। ठीक है, चलो आगे देखो। हमारी दो बेटियां हैं, तो जो बेटियां हैं, जो हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी, तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए राम लिंगम से उधार लिया था, और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तुलसी के काम का विवरण दीजिए। तो तुलसी, अभी हमने पढ़ा, मजदूरी का काम करती थी। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता था। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? देखो, जैसे मैं बताऊं, 40 रुपये तो आज की डेट में देखा जाए तो कहीं नहीं मिलते। ये उस ज़माने की बात होगी। अब जो किसान है उसके जो फसल जाती है, आप चावल खरीदने जाओ, ठीक है, चावल, कोई भी चावल, सस्ता चावल भी आपको 30-35 रुपये किलो के आसपास तो दुकान से मिलेगा ही। ठीक है, राशन की दुकान पे वो 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो मिल जाए, वो एक अलग चीज़ है, वो राशन पे। लेकिन किसान है, ये कोई किसान है, उसने अपनी ज़मीन पे चावल बोया, ये मंडी भेजा इसने, और जो है इसने यहाँ मंडी में भेज दिया। ठीक है, अब ये कोई आम नागरिक है, ये घटिया क्वालिटी का चावल लेने गया, उसके भी इसने 35 रुपये किलो दिए, घटिया क्वालिटी के चावल के। ठीक है, और ये किसान ने जो वो घटिया क्वालिटी का चावल बेचा, इसका गया 50 पैसे का 1 किलो, 1 रुपये का किलो। मतलब इनके तो पूरे कट्टे जाएगा, है ना, मानो पूरे कट्टे जाएंगे। 50 किलो का कट्टा है, तो 50 किलो का कट्टा कितने रुपए का होगा? 200-250 रुपये का होगा। मतलब कहने का जैसे कि इतने नहीं होते, जैसे 35 रुपये किलो। अगर इस किसान का 25 रुपये किलो भी चावल बिक जाए तो किसान ये भी बहुत मालदार हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक हिसाब किताब। इसका 25 रुपये किलो भी नहीं जाता है चावल। ठीक है, इस किसान का चावल जाता है बहुत कम रेटों में, 35 की तुलना में तो बहुत कम रेटों में जाया करे। ठीक है, जो चावल आपको मार्केट में 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो मिलेगा, गोल्डन बासमती हो गया, ये सब महंगे वाले, लेकिन इस किसान की जेब से जो उनके, जब ये किसान उस चावल को बेचने जाएगा तो ये 100 रुपये किलो नहीं बेचेगा, ये तो वही 10-20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20-25 रुपये किलो बेच पाएगा उसे, जो 100 रुपये किलो आप मार्केट से खरीदोगे। ठीक है, तो इस किसान को भी बेचारे को नहीं मिलता है। ठीक, ये तो सब बिजनेसमैन खा जाते हैं, इससे 15 रुपये किलो खरीदेंगे, आगे 100 रुपये किलो बेच देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। सभी के पास बड़ी बड़ी, उसके पास तो 20 एकड़ तो बहुत ज़मीन हो करे, वो बहुत सौ के पास तो 1 एकड़ भी ना होती है। ठीक है, कोई 2-4 बीघे ज़मीन होएगी, बेचारे उसमें मजदूरी करके अपनी ज़मीन में गुजर बसर करें। कुछ के पास तो 2-4 बीघे भी ना होती, दूसरे की खेती में मजदूरी करें। ठीक है, तो फिर इस वजह से कभी उन्हें काम नहीं मिल पाता तो बाहर भी जाया करें। चलो आगे देखो, तो वो थी तुलसी की कहानी। ये है शेखर की कहानी। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी, छोटा सा ज़मींदार था। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। ठीक है, व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। ठीक है, देखो हर कोई व्यक्ति, अब यहाँ थोड़ा सा आया तो हर कोई व्यक्ति अपने लालच के लिए कुछ ना कुछ जो है फेवर लेता ही है। ठीक है, चाहे कोई भी हो। अगर बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। बिल्कुल सही बात है।
व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुकाऊंगा और बाकी घर में लग जाएगा। ठीक, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। लो, वो 2 एकड़ ज़मीन वाला था, वो भी रामलिंगम जैसे बड़े किसान की मिल में काम करता था। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। वाह यार, संकर गाय। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता। आप देखो, जो आप मान लो मैं हूँ या कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये दूध लेने गया, ठीक, नॉर्मली गाय का दूध यदि लेने जाएगा तो उसकी जो कीमत है लगभग 60 से 65 रुपये पर लीटर है। गाज़ियाबाद या नोएडा वोएडा आसपास के इलाकों में देखा 60-65 रुपये लीटर। भैंस का दूध लेने जाएगा तो 80 से 85 रुपये लीटर मिलेगी, ठीक है। बम्बई के अंदर यही कीमत पानी वाला दूध 50 से 55 रुपये लीटर है, 60 रुपये लीटर, और थोड़ा कम पानी वाला दूध अच्छी क्वालिटी वाला वो 65। पानी तो उसमें मिला के रखेंगे, प्योर कोई नहीं देता, ठीक है। लेकिन ये जिसकी बात कर रहा है संकर गाय का जो दूध है वो सहकारी समिति में बेचेगा, तो सहकारी समिति में क्या वो इस रेट पे बेचेगा 60-65 रुपये लीटर पे या 80-85 लीटर पे? नहीं, वो बेचेगा 20 रुपये लीटर, 15 रुपये लीटर। यही रेट में बिकते हैं गाँव के अंदर। जो दूध ये लेके जाऊँ वो इसी रेट में लेके जाऊँ, ठीक है। अब देखो, कर्ज लेने पर जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्जा लिया जाता है। मतलब वो कर्जा क्यों लिया जा रहा है? जो बीज खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, इसके लिए। अगर बीज अच्छे किस्म के नहीं होते तो यह फसल में कीड़ा लग जाता है, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल ख़राब हो सकती है, बिल्कुल। अब मान लो भाई, ये कोई चिंटू है, इसके ने इससे उधार लिया, ए से उधार ले लिए 10 रुपये, ठीक है, और ये 10 रुपये का इसने बीज खरीद लिया, ठीक है, फसल का, और ये बीज इसने लगाया, फसल अच्छी हुई, इसमें लग गया कीड़ा तो फसल तो मर गई। 10 रुपये इसने उधार लिया, इसे यहाँ से तो 0 रुपये मिले, तो यूँ तो कर्जा इस पर बेवजह चढ़ गया ना, ठीक है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए इन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है, ठीक है। अब परिवार भी चलाना तो या और पैसा ले कर्ज के तौर पर, तो जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान जितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली। तो ये तो यार देखो, हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद बात है, या कह लो एक तरह से कलंक टाइप का है कि किसान जो सबका पेट पालता है, अंत में उसे आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। ये मतलब दुर्भाग्य कह लो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि सरकार को, किसी भी नेता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसानों की क्या हालत है, कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार, कोई एक पार्टी में सब के सब एक जैसे हैं, सब के सब। और वो बड़ा ही मतलब एक किसान आदमी समझ सकता है कि कितनी दुखद समय आता है वो, जब पैसा नहीं होता, लोगों से उधार मांगना पड़ता है, बर्तन तक के बिक जाते हैं यार, बर्तन तक के बिक जाते हैं। हमें याद है जब हम छोटे छोटे से थे तो एक बार हम बीमार पड़ गए थे, तो खैर छोड़ो, पुरानी बातें हैं, छोड़ो कुछ नहीं। रामलिंगम और करूथम्मा, ये रामलिंगम वही है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। करूथम्मा उनकी वाइफ थी। ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा आगे लगाया और थोड़ा सरकार बैंक से कर्जा लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भैया 20 एकड़ ज़मीन है, थोड़ी मोड़ी तो होती ना, बहुत बड़ी ज़मीन हो गई, 20 एकड़ बहुत हो गया ज़मीन, ठीक है। उसके बाद में वो ज़मीन तो है ही, ज़मीन के अलावा इनके धोरा और चावल की मिल है भाई, और जो है दुकान है कीटनाशक वगैरह, तो ठीक ठाक हिसाब किताब है। ये बड़े जमींदार और मोटी पार्टी। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, अच्छा ऊपर 2 डिब्बे दे रहे, ये वाला ये
शेखर का, अच्छा ये तो क्वेश्चन आंसर है कोई, तुलसी ये रहा, दोबारा पढ़िए। और बड़े किसान रामलिंगम, अच्छा ठीक है क्वेश्चन आंसर है, ठीक मतलब कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है। तो ये कह रहा है रामलिंगम की 20 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल है ये जो फोटो दे रखा है। तुलसी जैसे खेती और मजदूरों की कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। ठीक है चलो, कलपट्टू जो है गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान भी हैं और रामलिंगम की तरह बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेत पर निर्भर रहते हैं। तो भारत के अंदर भाई ऐसे बहुत से किसान हैं, छोटे बड़े हर तरह के किसान हैं, ठीक है, खेतीहर मजदूर भी हैं। अब सभी परिवार जो है दूसरों के खेतों पर ही निर्भर रहेंगे। छोटे वाले मजदूर जो हैं, इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो इनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों को यही हालत है। बिल्कुल, भारत में 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं। देखो 20% बड़े किसान हैं। अब वो जो 20% बड़े किसान हैं वो सिर्फ वो खेती पर ही निर्भर नहीं रहते, ठीक है, उनकी गांव की अधिकतर ज़मीन उनके पास होती है और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। वो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उसके पास मिल भी थी, उसके पास दुकान भी थी, तो और भी वो इधर उधर के धंधे और भी कर लेते हैं। ठीक है, किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना मतलब ब्याज पे, ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाना, ठीक है, मिल लगाना, ये सब। आंकड़ों को, ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, तो हम तो क्या ही बताएं, हमारी राय ना तो सरकार मानने वाली ना कुछ। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो कलपट्टू में खेती हो रही थी हमने उसके बारे में पढ़ा। लेकिन क्या होता है कि जो गांव के अंदर जो खेती हो रही है, लोग बाग खेती पर तो निर्भर रहते ही हैं, साथ साथ लोग जंगल की जो उपज होगी ना जंगल में, या पशुओं पर, उन चीज़ों पर भी निर्भर रहेंगे। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गाँवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं। मध्य भारत में कुछ गाँवों के लिए खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। ठीक है, तो खेती तो करते ही हैं, साथ साथ महुआ बीनने, शहद बेचना और ये सब काम जो है अतिरिक्त आय ये भी निकलवा देते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। ठीक है, जो समुद्र तटीय इलाके हो गए जैसे मुंबई वगैरह, इसमें हम देखते हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। जो समुद्र तटीय इलाके हो गए वहाँ पर मछली पकड़ेंगे सब लोग। ठीक, आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। देखो कलपट्टू में तो धान की खेती हो गई और पुदुपेट नाम का गांव जो है वहाँ हो गई मछली पकड़ने का ठीक ठाक हिसाब किताब। ठीक, चलो आगे देखो ये क्या कह रहा है, नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। नागालैंड गए हो आप लोग? नागालैंड, ये नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ सीढ़ी नुमा खेती होती है। ठीक है, नागालैंड ही नहीं, मेघालय वगैरह साइड में भी आप देखेंगे तो इस तरह की खेती मिलेगी। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। नागालैंड में है ये गांव चिजामी। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। ठीक, इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। चखेसंग समुदाय, तो ये चिजामी गांव है, फेक ज़िले में पड़ता है। और ये कौन सा समुदाय है? चखेसंग। तो ये चीज़ इसलिए हाईलाइट करवा रही हूँ कि भाई क्वेश्चन आ जावे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नागालैंड के अंदर रहने वाले समुदाय से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दें, चखेसंग समुदाय और 3 अलग, तो आप याद रखो हाँ चखेसंग समुदाय नागालैंड। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन के छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उसे ज़मीन को सीढ़ियों उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट
टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चिजामी जो गांव है उसके लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखो सुनने में कितना अच्छा सा लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है कि लोग बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट करना किस लिए? जब लोग इसी तरह शांति से मिलजुल कर रह सकते हैं, आराम से अच्छे अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पौष्टिक खाना, तो क्या ज़रूरत है डेवलपमेंट करके बीमारी लाना और झगड़े लूट-पाट ये उत्पात मचाना। जब लोग बाग ऐसे ही रह सकते हैं डेवलपमेंट के बिना, तो डेवलपमेंट किस लिए करा जाता है? मनुष्य जाति को ऊपर उठाने के लिए। जब ऑलरेडी वो ऊपर ऐसे ही सादा जीवन व्यतीत करके उठ सकती है, तो क्या ही ज़रूरत है डेवलपमेंट का ये झूठा राग लापने के लिए। मैं भारत की नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देश वाइज देखा जाए तो हाँ ये ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे अगर हम पिछड़े रह गए तो दूसरे देश कब्जा कर लेंगे, तो उस पर्पज़ से देखा जाए तो ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं अरुणा और पारिवेलम, ये क्या है भैया? ये मछली पकड़ने वाले हैं। पहले हमने देखा था तुलसी, वो खेती करने वाली थी, शेखर वो भी खेती करने वाला था। ठीक है, ये अरुणा पारिवेलम ये मछली पकड़ने। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। देखो ये कैटामरैन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कैटामरैन किससे संबंधित है? तो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव हो कैटामरैन। ठीक है, तो वहाँ कैटामरैन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। सुबह 7 बजे लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि भाई यह हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं, मतलब कि हमारे का मतलब ये इनका कैटामरैन था और उसमें इसका भाई और इसके जीजा लोग इकट्ठे ही जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफ़ान में फंस गए थे भाई, समुद्र के बीच में गए मछली पकड़ने कि भाई मछली पकड़ कर लेके जाएंगे तो परिवार को शाम को कुछ खाने को मिलेगा, या मछली बेचेंगे तो थोड़ी सी आजीविका के रूप में पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पता चली समुद्र में फंस गए। तो हर जगह रिस्क है। कहते हैं कि खेत में जवान बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान दोनों की एक जैसी स्थितियाँ रहती हैं। आप देखो कितने सारे लोग होते हैं, मतलब कोई किसान है बेचारा, ये खेत में काम कर रहा है अपने, ये मछली पकड़ने गई, ये भी एक तरह से खेती ही कर रहे हैं, मछलियों की खेती टाइप की हो गई, या छोटे काम तरह के। तो अब ये किसान है, खेत में गया, ये फसल उगा रहा है, सांप सलैंड इतने सारे रहते हैं, कोई जहरीले जानवर वगैरह, कुत्ते रहते हैं, गीदड़ रहते हैं, ये सब। ठीक है, तो बहुत जो है सांपों का ज़्यादा रहता है। और इसी प्रकार बॉर्डर पे जवान, भाई जवान हमारी सुरक्षा के लिए है और वहाँ पे पता नहीं कहाँ से गोली लग जाए, जाते हैं पता नहीं। तो दोनों की स्थिति एक जैसी है। आज जो मछलियाँ पकड़ी गईं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख ली, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा बेचारा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। अच्छा ठीक है, नाव और जाल वगैरह अलग हैं और जो मछली पकड़ने गए वो लोग अलग हैं, मतलब किराए पर नाव ले ली। ठीक है, चूँकि जाल कैटामरैन और उसका इंजन हमारे हैं, जो जाल है जो कैटामरैन है और उसका जो इंजन है वो हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है। कैटामरैन मतलब नाव में एक इंजन लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ भी मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वो टोकरे भर भर कर पास के गाँवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। ठीक है भाई, इस तरह से थोक में खरीद ली, एक तरह थोक हो गया, थोक में जैसे थोक में कपड़े खरीद लिए, ऐसे थोक में मछली खरीद ली और आसपास के गांव में ले गए उसे बेचने के लिए। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ।
शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। ठीक है भाई, जाल का इस्तेमाल करा तो उसमें जो कुछ खामियां आ गई, टूट फूट होगी, उसको ये सुलझाएंगे और उसकी मरम्मत वगैरह करेंगे, सिलाई विलाई करेंगे। और फिर अगले दिन फिर सुबह सुबह 2 बजे भी फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। भाई क्या जीवन है बताइए, सुबह 2 बजे फिर चल देना। तो आदमी हर तरीके से कोशिश करता है जीवन यापन करने की। तो वही चीज़ बता रही है, 2 बजे बताओ, डेली का ही रूटीन। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते। मानसून में नहीं जाते भाई, खतरा होता है ना, क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। हाँ यही है ना, ठीक है। तो मानसून के समय में जो है 4 महीने तक, हर साल करीब 4 महीने तक समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो भैया मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ठीक है, तो उस समय भैया जब मछली नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत होती होगी, तो जो व्यापारी होंगे उन्हीं से उधार लेकर काम चलाना पड़ेगा। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। आ जाओ, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। अच्छा, ये क्या क्या, शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ा? तो दोनों की कहानी एक जैसा ही कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर भी निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। ठीक है, जब बुआई और कटाई का समय रहता है तो उस समय तो लोग काफ़ी व्यस्त रहेंगे, और जो दूसरे समय भैया काम का बोझ रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। सही बात है, अलग अलग क्षेत्र में, मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये अब यहाँ पर जो फसल उग रही है, यहाँ पर कुछ और फसल उगेगी, यहाँ पर कुछ और फसल उगेगी, यहाँ कुछ और उगेगी, है ना, और इधर की साइड कुछ और उगेगी, यहाँ कुछ और उगेगी, यहाँ कुछ और उगेगी। क्यों? क्योंकि सबकी बायोलॉजिकल कंडीशन अलग है, सबकी जलवायु अलग है। तो जलवायु के आधार पर अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते। बिल्कुल सही बात है, फसलें अलग हैं लेकिन आप देखेंगे समस्याएं जो हो रही हैं उनका पैटर्न एक जैसा है। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग ज़मीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। ठीक है, कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं, तो उनको वह जब फसल बेचेंगे तो भैया कम पैसों में बेचनी पड़ेगी। ठीक, गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत बहुत दयनीय स्थिति है भारत के अंदर किसानों की, और बहुत दयनीय स्थिति। या फिर जब, या तो भाई कुछ काम के खातिर लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता, तब भी लेना पड़ता है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। ठीक है, हर जगह भाई बड़े बड़े जमींदार लोग भी हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों का पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। तो बड़े बड़े जो किसान हैं वो तो किसान खेती के साथ साथ उन्होंने और भी अपने धंधे वंधे खोल लिए, ठीक है, व्यापार काम धंधे कर लिए, तो वो और अच्छे फल फूल रहे हैं। लेकिन कुछ मजदूर लेवल के लोग हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए, तो ये जो है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, छोटे मोटे किसान हैं, गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग, वो सभी लोग पूरे साल भर रोजगार, ऐसा भी होता है कि भाई साल भर उन्हें रोजगार नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब बेकदरी टाइप की हो रही है। और ये हालात हैं हमारे भारत के, सच में यार बड़ी मतलब अंदर से बहुत ही हीनता सी महसूस होती है कि हमारे देश में क्या हालत है किसान की, जो धरती का पुत्र कहा जाता है, जो धरती मित्र कहा जाता है, किसान मित्र। तो खैर चलिए, तो आज का ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, हो गया। अगला चैप्टर या अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।